फिर ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो देखो एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो लिखा, पहले इसके डेफिनेशन की बात कर ले हम लोग। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या हीट इन्वॉल्व when 1 mole of substance is completely, देखो one mole of substance is formed from its constituent elements in their standard state, in their standard state का मतलब क्या हुआ? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार यानी कि 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में गैसीय स्टेट में पाया जाता है। ये पहले सीखना है। ऑक्सीजन अगर कंपाउंड में होना है तो O2 होगा जो गैस के फॉर्म में पाया जाएगा। कार्बन के लिए ग्रेफाइट लेना है। क्या लेना है बोलते हैं? सी ग्रेफाइट, नॉट डायमंड, ये लेना होता है। नाइट्रोजन के लिए आपको N2 लेना होगा। समझ में आ रही बात? गैस। फ्लोरीन के लिए F2 लेना होगा, गैस। क्लोरीन के लिए Cl2 लेना होगा, गैस। ब्रोमीन के लिए Br2 लेना होगा, लिक्विड है ना। आयोडीन के लिए I2 लेना होगा, सॉलिड। क्लियर है? बोलो। और मरकरी के लिए तुमको लेना होगा Hg, लिक्विड। क्या लेना होगा? ऐड कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। सबको वही स्टैंडर्ड कंडीशन पे बोलो। आवाज मेटल जितना है, मेटल दैट सॉर्ट मेटल आर इन सॉलिड स्टेट। जैसे सोडियम है Na लेना है, कैल्शियम है तो सॉलिड लेना है, मैग्नीशियम है तो सॉलिड लेना है, आयरन है तो सॉलिड लेना है। सिर्फ मरकरी को लिक्विड लेना है, राइट। समझ आ गया? ये मस्ट है लिखना, ठीक है। ये बात भूलिएगा नहीं। इन सभी एलिमेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन केमिस्ट्री उसे 0 मानती है। क्या मानती है बोलो? इन सबों का ये जितना देखना है यहाँ लिख देता हूँ। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0। कितना होता है? 0 लिया जाए। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने बोला क्या हमें मीथेन गैस बनाना है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सर ओनली एलिमेंट का 0 है, बस, ओनली नॉट कंपाउंड। अब आप देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। हाँ, एक चीज और छोड़ गया यहाँ पे, सल्फर के लिए आप लीजिएगा Sa, है ना, मोनोक्लिन। और फास्फोरस के लिए लेना है P4 व्हाइट। दिस इज व्हाइट फास्फोरस, राइट। नोट करो। मोनोक्लिन निकलेगा, रोम्बिक लेगा, ये रोम्बिक। डालो, फिर मैं समझा। नोट करो जल्दी से, फटाफट।
जरा देखना यहाँ समझो। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए पहले मैंने बता दिया जो भी एलिमेंट कंपाउंड के अंदर होगा वो इसमें से लेना है, यही लेना है, दूसरा कुछ नहीं लेना, ठीक है। अब द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट जो है जिसको ऊपर वाले ने बनाया है उसका एंथैल्पी 0 माना गया। क्या माना गया? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 एलिमेंट का लेते हैं। अब आ जाइए, हाँ यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? CH4 है, कंपाउंड मॉलिक्यूल है, इसका 0 नहीं होगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, लेकिन बात उसकी नहीं है। इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो ये 1 मोल है, 1 मोल मीथेन बनाने के लिए जो उसका एलिमेंट है उसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन को हम यहाँ से क्या लेंगे? डायमंड नहीं लेंगे, ग्रेफाइट लिखेंगे ब्रैकेट में, सॉलिड स्टेट में जितना कार्बन होगा उतना लिखेंगे, हाइड्रोजन जितना होगा उतना लिखेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हमें H2 गैस लेना है। आ गई बात समझ में आपको? तो चलिए यहाँ बताइए, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर हमसे बोला गया कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख के बताइए, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? तो इसका इक्वेशन जो होगा, कार्बन है तो C ग्रेफाइट आ गया, प्लस कितना ऑक्सीजन है? 1 मोल, ये गैस में आ गया। क्लियर होगा? बोलो आगे बढ़े, बोलो ना। और फिर आगे बढ़े, अगर आपके पास C6H12O6 आ गया तब क्या करेंगे? इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे दिखाएंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे दिखाएंगे? तो फिर वही बात, 6 कार्बन ले लेंगे ऐसे, और नीचे लिखना होगा ग्रेफाइट। बोलो हाइड्रोजन कितना है? 12, तो 6H2 गैस लिखेंगे। बोलो ऑक्सीजन कितना है? 6, तो 3O2 गैस लिखेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बात समझ आती। लेकिन यहीं पे अगर आप ऐसे लिख देते, जैसे मान लीजिए मैं वाटर के बारे में बता रहा हूँ, ये हमारा H2O है, ये लिक्विड है, राइट। इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमें जानना है कि होगा कि नहीं होगा, या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये क्या है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे H2 लिखा हुआ है गैस, और यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? फॉर्मेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? 1 मोल प्रोडक्ट होना चाहिए। तुम्हारा प्रोडक्ट कितना मोल है? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं होगा। अगर सारा चीज गैसियस स्टेट में भी था, स्टैंडर्ड कंडीशन में था, ये नहीं होगा, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा जब कोई रिएक्शन बैलेंस हो और उसका एनर्जी वैल्यू दिखाया जाए यहाँ पे, तो उस समय एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, हमेशा 1 मोल होना चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम हो। नोट करो। इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? हाइड्रोजन कितना है? 1/2 H2 गैस ले लें। नाइट्रोजन कितना है? हाफ इनटू गैस ले लें। ऑक्सीजन कितना है? 3/2 O2 गैस ले लें। आगे समझ बोलो ना, ये लिखना है। अच्छा चलो यहाँ बताओ, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 1 मोल H2 गैस, सल्फर एसिड तो 1/8 एसिड में जाएगा। बोलो कट जाएगा ये, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? मोनो, नॉट मोनोक्लिनिक है ना, और ऑक्सीजन गैस। आगे समझे बोलो, लिखो जल्दी करो फिर आगे बढ़ो।
अब लिखो तुम लोग enthalpy of formation of a given enthalpy of formation of a given stoichiometric equation, that is a reaction. देखिए enthalpy of formation of a given reaction, यह reaction A ये रिएक्शन कह रहा है कि इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताइए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर इन सभी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन, क्या गिवन है बोलो, सबकी वैल्यू क्या गिवन है बोलो जल्दी से, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन, राइट, बोलो ना, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो इसको ऐसे लिखेंगे सर, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर, ये स्टैंडर्ड का साइन। सबसे पहले प्रोडक्ट लिखना है, मोल और सी, मोल को बता रहे हैं, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर सी इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल डी, ये ऐसे हो गया, बोलो, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, ए प्लस बी इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बी, राइट। यहाँ आ जाओ, अब ये वैल्यू तुमको देखनी है क्या दिया हुआ, लिखने का तरीका ये है। अब इस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर, ध्यान से देखोगे, फॉर C2H4 गैस प्लस O2 गैस gives CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये है इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताइए। इफ अब इसको बैलेंस भी करना था, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन को और हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान में रखना, और ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है राइट में देख के लेफ्ट में कितना होगा, राइट समझ में। तो कार्बन यहाँ कितना है 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया, हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ मैंने 2 में 4 कर दिया, बोलो। अब बारी है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तुम्हारा इधर कितना दिख रहा है, 2 और 2 दूना 4, तो 6 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 3 आ गया, बात समझ नहीं आ समझ। तो बेटा C2H4 plus 3O2 will give you 2CO2 plus 2H2। अब जब आप निकालना चलेगा तो आप यहाँ पे दिया हुआ है इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4, मान लिया कि x1 कैलोरी है पर मोल, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 x2 कैलोरी पर मोल, H2O x3 कैलोरी पर मोल दिया, राइट। अरे बात समझ आ रही है, बोलो ना। तब कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालिए, जो एलिमेंट है उसका नहीं दिया हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट का 0 होता ही है, तो लिखने की जरूरत, देने की जरूरत नहीं है, वो नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब आपको लिखना है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे इसका कैलकुलेट करना है, ये वाला, वो आप कैसे करिएगा। तो आपको प्रोडक्ट लेना, ये वाला नियम लग जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी कितना लिखा हुआ है, प्लस ये कितना मोल है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ, ये हो गया, और माइनस बताइए जैसे 1 into x1 बोलो,
अब प्लस 2 इंटू 0, सही है गलत है? सही है। 0 क्यों लिया समझ में आ गया? क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है और एलिमेंट का क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0 होता है। दैट्स व्हाई मैंने ऐसे लिया, वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, राइट? कुछ समझ में आया? नोट करो। क्वेश्चन लिख रहा हूं। The formation of compound in the following reaction is H2 gas plus Cl2 gas to HCl gas प्लस 44 कैलोरी। बेटा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी, ध्यान से सुनिएगा। -44 किलो कैलोरी पर मोल, -22 किलो कैलोरी पर मोल, प्लस 11 किलो कैलोरी पर मोल, -88 किलो कैलोरी पर मोल। क्या होगा आंसर आपको बताना है। कोई लड़का बताएगा? दिमाग लगाओ और आंसर। सारी बातें याद रखनी जो मैंने पहले दिन पढ़ाया था। माइनस, वेरी गुड, -22 होगा, बिल्कुल सही बात है। एक तो ये किसके फॉर्म में है? ये हीट है, क्यू है, और ये कितना मोल है? 2 मोल का है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बराबर होता है -Q। तो पहले तो -Q करो पर मोल, राइट? यहाँ पे दिया हुआ ये 2 मोल का वैल्यू है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है अभी है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, बोलो, और उसकी वैल्यू दी हुई है। अब हीट में जब लिखेंगे तो Q की जो वैल्यू प्लस में है वो आ जाएगी यहाँ पे 44। इसलिए अब ये जब पर मोल करोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसी पर मोल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलेंगे, -44/2 एंड द आंसर इज 22। हमारे कोई दिक्कत नहीं ना, तो कैलोरी बाय की बात आएगी, जब किलो में चेंज कर लो क्या जाता है, आंसर तो वही आएगा। ये भी कैलोरी है, किलो कैलोरी ही है, ये किलो कैलोरी ही है। पढ़ा जाएगा, बात वहां नहीं है, बात है कि हीट और एंथैल्पी का मीनिंग आपको मालूम है, नाउ तो कांसेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। हीट कैसे पहचानते हैं, एंथैल्पी कैसे पहचानेंगे, मेरा पहला वीडियो देख लेना, थर्मोकेमिस्ट्री वाला, समझ रहे हो? नहीं आया समझ में? देख लेना घर पे जाकर, सब समझ में आ जाएगा दोबारा, जिसका लेक्चर मिस किया। तुम लोग देखे थे कि नहीं देखे थे? तो ये पूरा चीज एकदम ऑर्डर में होना चाहिए। बड़ा शानदार चैप्टर है ये, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, उसको देख लो, सीख लो कुछ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़ाऊंगा बेटा। तो आगे बढ़ा जाएगा, चलिए बेटा, तो ना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? इसी पे तरह तरह का सवाल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। बात हमेशा ध्यान में रखें
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग चीज होती है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। हमने ये भी बताया था कि सारे रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं होते हैं, मालूम है ना? जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा उसका एंथैल्पी का कोई मतलब नहीं होता। तो केमिस्ट्री में बिना बैलेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है। मिला दो। अब आप आइए दूसरा लिखिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखो, बोल देता हूं। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट released when 1 mole of substance is completely 1 mole of substance is completely burned to form oxides and may release H2O as well. Full stop दीजिए। Here नीचे लिखो, here completely burned means, here completely burns means element must be converted into its higher oxidation state। ये शर्त है। जरा यहां देखिए आप, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां देखो जरा सा, यहां पे कार्बन है और इस कार्बन के साथ सॉलिड है बेटा, ग्रेफाइट है, राइट? ध्यान देना, या कोई भी एलिमेंट है, कार्बन है, हमने इसको जला दिया गैस, राइट? अब ये क्या हुआ? अगर ये CO बनाया तो उसको क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे पहले हम बैलेंस कर लें, और अगर ये CO2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन दोनों में क्या फर्क है? क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगा या ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगा? दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस। बेटा ध्यान से सुनना, मैंने पहले कहा था कि जो रिएक्शन बैलेंस होगा, तो ये बैलेंस है ऊपर वाला, लेकिन जब जल रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है? कार्बन 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, 14th ग्रुप, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसमें मैक्सिमम 4 वैलेंस होती है, तो 4 होना चाहिए ना? तो ये दिस रिएक्शन इज नॉट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। समझ में आ गई बात? ये तो सही है, ये सही नहीं है, लेकिन यहां जब हम बात करेंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस भी है, और ये -4 हो गया और ये +4 हो गया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ये इसलिए सही है कि ये बैलेंस है, और ये इसलिए सही है कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबशन हो गया। तो ये दोनों बातें सही है। नहीं है समझ में? तो ये बात अच्छा, यहाँ बताओ, CO+ ½ O2, ध्यान दो,
और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। क्या ये अच्छा ये बताओ ऊपर वाला, अगर मैं यहाँ पर चुपके से ग्रेफाइट लिख दूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है? Yes sir. आर यू श्योर? Yes sir. तीनों बातें सही है कि नहीं है? समझो, बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूँ। यहाँ आ जाओ बात करते हैं। यहाँ पे मैंने गैस लिख दिया, रिएक्शन कराया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तुम लोग मुझे समझाओ, दुनिया से समझा, क्या ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है या ये खाली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? हाँ? तीनों है या नहीं है? गलत गधे। इसके लिए एलिमेंट होना चाहिए, ग्रेफाइट नहीं है तो कंपाउंड है, तो ये भी कैंसिल। कंबशन के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये तो सही है, ये तो सही है ना, और ये बैलेंस है, ये भी सही है। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं फॉर्मेशन के लिए नहीं, फॉर्मेशन के लिए तो एलिमेंट होना चाहिए, यस रूल है। चलो डन, लिखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बोल तो धीरे धीरे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यार, कहीं और क्लास अरेंज करवा, डेली डिस्टर्बेंस होता है। उन लोगों को बोल दो धीरे धीरे बात करें, बाहर बात करें। नहीं, लोग बना लिए सरकारी काम की तरह होता है। बात ये है ना, ध्यान में
स्ट्रॉन्ग एसिड पहले जान लो आप लोग। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा होता है? H2SO4, ये याद रखना है, HNO3, HClO4, HCl, HBr और HI, ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस याद कर लो बस, NaOH, KOH, RbOH, CzMOH, उसके बाद BaOH वोल्टोइस, कहीं कहीं पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी लिया गया है। दे आर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, दैट इज नॉट स्टेबल, ये ध्यान में रखना, राइट? क्लियर है? तो यहाँ पे ये काम कर रहा है हम लोग को, ये ध्यान में रहना चाहिए। सर क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, बात में नहीं हो जाता। बता सकते अपने बारे में। क्या पढ़ा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो अब क्या करो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, एक इक्विवेलेंट वाटर बनेगी और उसी में जो हीट रिलीज होता है उसी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और वो वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए होता है, याद रखना, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये पर इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा अच्छे से। और इसको जूल में बदलना हो तो क्या करेंगे? 1 कैलोरी बराबर मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 57.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, या लिखो। पढ़ो आगे। स्ट्रॉन्ग 100% आयनाइज हो जाता है इससे, एसिड बेस 100% आयनाइज हो जाता है इससे। अगर वीक लगाओगे तो लेस देन हो जाएगा। 2-3 बातें अभी मैं सब सिखा रहा हूँ, जरा देख लो। दरवाजा बंद करना बेटे, जाके दरवाजा बंद कर जाए लोग, सारे जा ही नहीं यार। भाई तपस्या कोई ड्रामा थोड़ी है। ठीक है, अब देखो जरा से 2 मिनट रुक जाओ, अपना कलम चलाना बंद कर लो, तब मजा आएगा। इसके अलावा जो भी एसिड और बेस होगा वो सब वीक हो। इसके अलावा जहां पर भी OH लगा हो और जहां पे भी H+ लगा वो सब के सब क्या होगा बोलो? समझ जाओगे ना अच्छे से? तो सुनो, ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक एग्जांपल यहाँ पे तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। ये एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ HCl सॉल्यूशन और यहाँ NaOH सॉल्यूशन, दोनों मिला सॉल्ट बनाएगा।
NaCl बन गया और H2O बन गया। बोलो बन गया, अरे बन गया। यहाँ पे क्या लिखा है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एक काम करते हैं, एंथैल्पी नहीं लिखेंगे, ध्यान से सुनना सभी बच्चों। अगर यहाँ डायरेक्ट प्लस लिखा होगा तो वो क्यू हो गया, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और वो होगा हमारा 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया? ये लिख चुके थे क्या? ये वाला नहीं लिखो तो देख लेना। चलो अब यहाँ आ जाओ, इसी को एंथैल्पी के टर्म में स्ट्रांग एसिड है, बोलो स्ट्रांग बेस है, अरे बोलो ना। यही चीज हम एंथैल्पी का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब लिखेंगे तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? आगे समझ में सबको, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अब सुनो, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर n into v इन लीटर कर सकते हैं आराम से, बोलो ना। तो अगर हम इसका 1n ले लें, n1v1 हो, और इसका भी 1n1v1 हो, दोनों 1 इक्विवेलेंट ले लें, तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा वो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो ऐसे होगी। अगर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछेगा तो माइनस में आंसर होगा, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछेगा तो प्लस में आंसर होगा, राइट। अगर कैलोरी में पूछेगा तो 13.7 होगा, और अगर जूल में पूछेगा तो भी कितना लिखा था? 57.3 या 4 किलो कैलोरी पर मोल। याद आया? किलो जूल पर मोल, बोलो ना। नहीं है समझ में? पर इक्विवेलेंट बोल सकते हो। अब यहाँ बताओ तो तुम लोग जरा सा, अगर हम यहाँ पे दो इक्विवेलेंट ले लें n1v1, ये भी दो इक्विवेलेंट ले लें n2v2, तो जाहिर सी बात है वाटर के 2 मोल बनेगा, हीट भी डबल रिलीज होगा। तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 2 into -13.7 से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यू विल गेट द किलो कैलोरी सीधे। अब पर नहीं यूज होगा क्योंकि ये दो इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट नहीं, एक पर इक्विवेलेंट लिखेंगे, गलत हो जाएगा, बोलो ना। नहीं आ समझ में यार। अब चलो, तुमने इसको कितना ले लिया? तुमने इसे 3 मोल ले लिया n1v1, और इसे कितना ले लिया? n2v2। रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? जो कम है, लिमिटिंग पे। न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये रह जाएगा, तो आंसर होगा 1 into -13.7 किलो कैलोरी। am I right or wrong? उसके बाद अगर तुमने यहाँ पे 5 ले लिया, n1v1 है, और यहाँ पे 3 ले लिया, n2v2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 into -13.7 किलो कैलोरी। माइनस का मतलब है एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछ दे तो प्लस साइन है। वो तो अलग बात है। हाँ ठीक है, समझ आ गई बात।
यस। अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए। सुनना हमारी। अब सेकेंड केस में वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड और वीक बेस, यही तीन चीजें होंगी। इनका हमेशा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस देन माइनस 13.7 किलो कैलोरी या माइनस 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट ही आता है। आगे समझे, लेस होता है। आखिर कम क्यों हो गया सर, क्या वजह थी ये कम की, ये मुझे आपको समझा दें। कर लो, यहाँ देखो, मान लो हमारे पास CH3 COH और यहाँ पे NaOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। इससे क्या बना है, CH3 CONa बना है और H2O रिलीज करा है। यहाँ पे जो दो बातें लिखेंगे आप, हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट के फॉर्म में जब लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा हीट हमेशा लेस देन 13.7 किलो कैलोरी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमेशा आएगा माइनस 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। याद रखना, आ रहा कुछ समझ में? हुआ क्या कि ये स्ट्रॉन्गली 100% टूट जाएगा। 13.7 जो एनर्जी निकली उसमें से कुछ एनर्जी इसको तोड़ने में यूज हो गई, कंज्यूम हो गई वीक एसिड और वीक बेस को, इसलिए जितना निकलना चाहिए था उतना नहीं निकला। कुछ हीट इसको कंप्लीट आयनाइज करने में लग जाती है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, पूरा तो आयनाइज होगा नहीं, जब तक पूरा टूटेगा नहीं पूरा जुड़ कर सॉल्ट बनेगा नहीं। आ रहा है समझ में? इसलिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ heat used to completely dissociate या dissociate some amount of heat used to completely dissociate the weak acid or weak base, am I right? उसमें कंज्यूम हो जाता है। क्लियर हो गया? एक जगह एक्सेप्शन है, वो सुनो क्या है। HF का नाम सुने हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वो वीक एसिड है, मैंने स्ट्रॉन्ग में नहीं रखा है, देख लो स्ट्रॉन्ग का लिस्ट में मिटाया नहीं है, HF कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, वो वीक एसिड है। तो यहाँ एक्सेप्शन लिख रहा हूं मैं, एक्सेप्शन। जब हमारा HF बोले तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तो वाटर बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और लार्ज एंड हीट ऑफ रिएक्शन जो है Q की वैल्यू वो ग्रेटर देन प्लस 13.7 किलो कैलोरी से ज्यादा होगा, राइट? ड्यू टू, क्योंकि F माइनस जब टूटता है H प्लस और F माइनस में, तो F माइनस पानी से रिएक्ट करके लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है। क्या करता है? जिसके वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। समझ आ गई बात? और हीट ऑफ हाइड्रेशन माइनस वाली वैल्यू होती है। तो मैं साफ साफ लिख देता हूं कि ये वैल्यू क्यों ज्यादा होगा, ये बिकॉज एक्स्ट्रा हीट ऑफ हाइड्रेशन
of F minus added to plus 13.7 kilo calorie. जल्दी करो, हो गया। अब पढ़ेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। What is heat of hydrogenation? This is one of the best topic. When double bond, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए या जब ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए कंप्लीटली हाइड्रोजन के ऐड होने पर उससे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। 1 मोल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या 1 मोल कंपाउंड लेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या 1 मोल हम बहुत सारा डबल बॉन्ड वाला कोई मॉलिक्यूल ले लें लाइक दिस वन। तो जब ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए हाइड्रोजन के ऐड करने पर, समझ आ गई बात, कैसे सारा डबल बॉन्ड खत्म हो जाए और ये सिंगल बॉन्ड में बदल जाए ऐसे, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। मान लीजिए वैल्यू -x किलो कैलोरी पर मोल। यहां पे भी कुछ ऐसे ही होगा। अब 2 मोल हाइड्रोजन आ जाएगा, जितना पाइबॉन्ड उतना मोल हाइड्रोजन, ये भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया। यहां अगर हमने ऐसे कर दिया, सारा अंदर का डबल बॉन्ड हटा दिया लेकिन साइड वाला ये ऐसे ही रहा, तो इसको हम नहीं बोलेंगे, ये ओनली हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं कहलाएगा। राइट? अरे बोलो ना, कंप्लीट हाइड्रोजन हटना चाहिए, बोलो। सिंपल क्वेश्चन है, आगे समझ में सबको? चलो आगे लिखो, जल्दी उतारो। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताऊंगा, जल्दी करो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ क्या बेटा? एटमाइजेशन। बेटा दूं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
enthalpy of atomization. The amount of heat involved when 1 mole, this is one of the best, the amount of heat involved when 1 mole of this solid crystal converted into gaseous state completely of atom called enthalpy of atomization. ये नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, जैसे हमने मान लीजिए सोडियम ही ले लिया और ये क्रिस्टल का फॉर्म में ऐसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है सोडियम। ये 1 मोल, पूरा 1 मोल सोडियम का टुकड़ा ले लिया, इसमें हीट दिया और ये टूट गया एटम में। मान लो ये गैसियस एटम में, बहुत सारे गैसियस एटम में टूट गया, गैसियस एटम, तो उसमें जो हीट कंज्यूम हुआ तो उसको -P लिखा जाएगा, हीट, और प्लस enthalpy of reaction लिखा जाएगा। याद रखना, दिस इज कॉल्ड enthalpy of atomization ऑफ। enthalpy of atomization का जो मेन एक्सप्रेशन हुआ, जैसे आपके पास सोडियम लिखा जाएगा 1 मोल सॉलिड, अब ये टूट करके सोडियम 1 मोल गैस दे दे, तो इसको हम लोग बोलेंगे -Q या enthalpy of atomization। समझ में आ गया? कर ली। ठीक है, एंथैल्पी ऑटोमेशन समझ में आया? और देखो और अभी रुक जाइए, इसमें और एग्जांपल बता, तुम लोग एग्जांपल देखो, सबको ही देखना। देखो बताओ तो, यहाँ 1 मोल कंपाउंड है, टूट गया गैस के फॉर्म में, क्या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? बोलो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, बैलेंस है और एटमाइजेशन है, एटम में बदल गया। यहाँ बताओ कितना मोल है? टूट के गैस में बदल गया, एटम में बदल गया। दिस इज ओनली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दिस इज नॉट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि ये 1 मोल नहीं है। समझ आया? अरे नहीं आ समझ, यहाँ तोड़ो, 1 मोल है, यहाँ 2 होना चाहिए, बैलेंस नहीं है, ये नहीं है, ये होगा। समझ आ गया? ये भी नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है तो कुछ नहीं है, इट इज मीनिंगलेस, राइट? क्या होगा इसका मतलब? क्या होता है केमिस्ट्री में? मीनिंगलेस। लिख लो मीनिंगलेस, इट इज मीनिंगलेस।
बता लो। अब लिखो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हीट ऑफ क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। इधर देखो, ये एक सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में हमने इसे हीट दिया और ये गैस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। फिर मैंने इसे हीट दिया, Q अमाउंट ऑफ हीट दिया और ये अब गैस में बदल गया। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या बोले तो बोलो, इसको क्या बोला जाए? एंथैल्पी ऑफ वेपर। और डायरेक्ट यहां से यहां को क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो क्या मैं लिख सकता हूं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बराबर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बोलो, यही होता है मेन। समझ में आ गया? अरे यार समझ, ये जिसको आ गया वो काम बना ले। कुछ पल्ले पड़ा तो ये ध्यान में रखना है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है बोलो? एंडोथर्मिक। क्लियर है? दैट्स ऑल ऑफ एंडोथर्मिक। The enthalpy of reaction in, the change in the enthalpy of reaction in C solid से C gas called A fusion, enthalpy of fusion, enthalpy of sublimation, enthalpy of vaporization, combustion। क्या होगा जी? सॉलिड से गैस हो रहा है तो क्या होगा? डायरेक्ट सब्लिमेशन बता। If H plus or OH minus will form UH2, इसकी हीट इन्वॉल्व है 13.7 किलो कैलोरी। देन heat of complete neutralization, then heat of complete neutralization of 1 gram mole H2SO4 with base
in excess will be A minus 13.7 kilocalorie, B minus 27.4 kilocalorie, C minus 6.85 kilocalorie, D minus 3.425 किलोकैलोरी। क्या होगा आंसर ये बताना। 1 ग्राम मोल अगर हो तो यानी 1 मोल हो H2SO4, तुम लोग जानते हो यहाँ पे लिखा है ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, शायद पता है कि नहीं तुम लोग जान लो, ए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है n इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और यहाँ n के जगह पे होता है मोलारिटी इंटू फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और मोलारिटी जब तोड़ोगे तो मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इंटू फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर, लीटर कट गया तो क्या आ गया, मोल इंटू फैक्टर, तो सॉल्व बना। तो हमें यहाँ पे ये कितना वाटर कितना ग्राम इक्विवेलेंट बन रहा है, अरे बताओ ना, कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, एक है वाटर, 1 मोल है ना, लेकिन कितना ग्राम मोल ऑफ H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, 2 से करा रहे हैं, 2 से पूछ रहा है, इसका अर्थ हुआ कि 2 मोल वाटर बनेगा, बोलो। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, देखो 1 ग्राम मोल H2SO4 का कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा, तो मोल कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, मोल का मतलब मोल होता है, समझा नहीं है, समझ में आया। और फैक्टर मोल आ गया, फैक्टर कितना है 2 है, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, बोलना, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, और 2 इंटू 1 ग्राम इक्विवेलेंट की एनर्जी कितनी होती है 13.7, कितना आया 7 दूनी 14 13 26 27.4 आया, लेकिन ये हीट है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा -27.4 किलोकैलोरी, समझ में आया नहीं आया, समझ में, तो आंसर क्या होगा, देखो कितना बात जानना पड़ेगा, पहले ये जानना है छोटा सा सवाल लेकिन है खतरनाक, चलो तो ये याद रखना पड़ेगा, समझ गया। हाँ ना बाहर रात में बात करें, अपना बात करें ना, रात को बतिया, रात को कॉल करना है ना, जल्दी करना होता है। क्लास में 1 बजे क्या बात हो गया, आपका सामने आना हो गया।
ये टॉपिक ओवर हो गया। अब क्या बचा? उसमें होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखो 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 बता रहा हूं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। Heat of hydration. The amount of heat evolved when 1 mole of anhydrous salt combines with fixed number of water molecules. Fixed number of क्या बेटा? Water molecules to convert into its a specific water of crystallization. A specific water of crystallization. A specific क्या बेटा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, लिख लो जरा एग्जांपल। सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। बताइए, कॉल करने के लिए कौन रहते हैं आप? बताइए। हाँ हाँ सर, अच्छी क्लास में आप लिखे में कुछ ज़्यादा नहीं पाता। ठीक है ना? CuSO4 है, 5H2 है, CuSO4 5H2, लेकिन सॉलिड स्टेट में होगा। इसमें जो हीट तुम्हारा निकलेगा दैट इज कॉल्ड बारीक पॉइंट है। सॉलिड में ही रहेगा तो पानी में घुलेगा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आप रुक जाइए, रुको रुको तुम लोग सबको रुको। अगला डेफिनेशन है हीट ऑफ सॉल्यूशन है। बोलो, हीट ऑफ सॉल्यूशन है। हाँ, अब ये मजेदार पॉइंट। अब इसी को उठा के 1 मोल CuSO4 को हमने क्या किया, सॉलिड फॉर्म में इसमें इतना पानी मिलाए कि हीट निकलना बंद हो जाए, यानी कि वो घुल गया, पूरा सैचुरेट हो गया। तो यहाँ लिखा रहेगा एक्वस। एक्वस बोले तो पानी। अब यहाँ पे जो सॉलिड लिखे थे वो सॉलिड हट जाएगा, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे समझ में नहीं आया? समझ में एक्वस शब्द आ जाएगा। अब जो भी अब सॉलिड नहीं है तो अब इसमें जो हीट निकलेगा उसको हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। राइट साइड में बता दो, फर्क समझ में आया बेटा? अच्छा, हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सो और एंडो दोनों हो सकते हैं, लिख लो। हीट ऑफ सॉल्यूशन में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हीट ऑफ सॉल्यूशन में भी एक्सोथर्मिक और बोलो एंडोथर्मिक। कल नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, बताओ क्या शुरू करो? इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम है ना। 11th का खत्म कर लो, फिर 12 पढ़ लेंगे। ठीक है, 11th का लफड़ा खत्म करो। यहाँ लिख लो आगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में एक बात समझा दो तुम लोग सबको, सभी लोग पहले एक बात समझिए। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला समझिए। पहली बात तो लैटिस एंथैल्पी किसको कहते हैं ये जान। वन मोल आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में होता है उसको उसके करस्पॉन्डिंग इतना हीट दिया जाए कि करस्पॉन्डिंग गैसियस स्टेट ऑफ आयंस में बदल जाए। कोई आयनिक कंपाउंड मैंने ले लिया,
CuSO4 सॉलिड। अब ये Cu+2 गैसियस और SO4-2 गैसियस में बदल जाए तो उसे हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। सब समझ आता है? और ये माइनस होता है क्योंकि हीट दिया जाता है इसमें। तो हीट कैसे दिया जाएगा? अब इसमें जब तुम हीट दोगे तो इधर यहाँ +Q लिखोगे, जब ये +Q इधर लिखेंगे तो -Q हो जाएगा, और उसी -Q को हम फिर क्या कहेंगे? लैटिस एंथैल्पी, जो कि वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? +Q किलो कैलोरी। तो सब समझ आ रहा है? नहीं समझा हमारी बात? फॉर्मूला तो एक और जाओ। अभी ये हुआ, अब ये आयन किसमें पड़ेंगे? इनको पानी में डाला जाएगा। तो पानी में डालने पर इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल -+H2O, ये इसका साइज ऐसे हो जाएगा और ये बदले में एनर्जी रिलीज करेगा जिसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, राइट? बोलो। उसी तरीके से तुम्हारा SO4-2 में भी चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, उससे भी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड आल्सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जब ये पूरा ऐड होगा तब कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम लोग बताओ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या ऐड हो गया? एक तो एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी ऐड हो गया और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऐड हो गया। आगे समझ में? तो ये फाइनल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। प्लीज राइट डाउन। ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये हमेशा नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब सॉल्युबल है, अगर कम है तो इनसॉल्युबल है। समझ में आ गया? लिखो। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही, बाकी डिस्कशन कल होगी, है ना? ठीक है। क्या